हेलो दोस्तों, हमारी आज की फिल्म सच्ची घटना पे आधारित एक ऐसी कहानी है जिसे जापानीज पुलिस का आज तक का सबसे बड़ा स्कैंडल माना गया है। फिल्म का नाम है ट्विस्टेड जस्टिस, यानी कि तोड़ मरोड़ के साथ पेश किया गया न्याय, और इसे लाजवाब बनाता है जापानीज फिल्म स्टार गो अयानो का जबरदस्त अभिनय। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जापान के होकाइडो शहर का एक जूडो ट्रेनिंग सेंटर देखते हैं। यहाँ काफी सारे स्टूडेंट जोरदार तरीके से जूडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ का ट्रेनर इनमें से एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है। इस लड़के का नाम है मोरोबोशी और ये इन सभी में सबसे बेस्ट जूडो प्लेयर है। ट्रेनर उससे कहता है कि होकाइडो शहर की पुलिस अपने डिपार्टमेंट में एक अच्छा जूडो प्लेयर चाहती है, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने कोई भी जूडो चैंपियनशिप नहीं जीती। तो इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। मोरोबोशी को ये सुन के कोई खास खुशी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पुलिस ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। कुछ ही महीनों के अंदर ओथ सेरेमनी होती है और मोरोबोशी भी दूसरे पुलिस वालों की तरह शपथ लेके डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद फिल्म में हमें आज से 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। मोरोबोशी अपने किसी सीनियर के साथ एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच उस डिपार्टमेंट के दूसरी टीम का सीनियर ऑफिसर उस क्रिमिनल को पहले पकड़ लेता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम है मुरई और यह होक्काइडो पुलिस में अपने अच्छे रिजल्ट के लिए काफी फेमस है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ मोरोबोशी का सीनियर उसे बुरी तरह से बुली कर रहा है। वो उस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाया। पुलिस का असली काम रिपोर्ट्स तैयार करना नहीं बल्कि क्रिमिनल्स को पकड़ना है। मुरई बीच में इंटरफेयर करता हुआ कहता है कि ये एक जूडो चैंपियन है और चाहे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर तुम्हें मार सकता है। गुस्सा करने के बजाय तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि मोरोबोशी की वजह से होक्काइडो पुलिस ने पहली बार जूडो चैंपियनशिप जीती है। उस क्रिमिनल को मैंने तुमसे पहले इसलिए पकड़ा क्योंकि मेरे इन्फॉर्मर तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए अपने जूनियर पे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अपने काम करने का तरीका सुधारो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला होते हुए भी मोरोबोशी का काम सिर्फ एक क्लर्क जैसा है, जो खुद के साथ साथ दूसरे पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट्स भी तैयार करता है। एक शाम मुरई उससे पूछता है कि उसने पुलिस ज्वाइन क्यों किया। मोरोबोशी किसी रट्टू तोते की तरह बोलता है कि सोसाइटी को सेफ रखने के लिए। मुरई को उसकी बात सुन के हंसी आ जाती है और वो उसको अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो मोरोबोशी को अपने साथ शहर के किसी बार में लेके जाता है, जहाँ बेशुमार शराब और लड़कियाँ होती हैं। मोरोबोशी ऐसी जगह पे आज पहली बार आया है, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। मुरई उसे समझाता है कि सोसाइटी को सेफ रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितने भी जिंदा लोग हैं उन सबको मार दो, क्योंकि दुनिया में अगर इंसान रहेंगे तो उनमें कुछ बुरे भी होंगे, इसलिए सेफ्टी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। इसके आगे वो मोरोबोशी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तो रिपोर्ट्स लिखने का काम बंद करो। एक पुलिस ऑफिसर का काम है कि वो क्रिमिनल, ड्रग्स और इलीगल गन्स को पकड़े, ताकि प्रमोशन के साथ साथ डिपार्टमेंट में उसका नाम भी बने। मोरोबोशी बड़ी मासूमियत से उससे पूछता है कि उसे क्रिमिनल्स कहाँ मिलेंगे, जिसपे मुरई के साथ साथ वहाँ बैठी लड़कियों को भी हंसी आ जाती है। मुरई उसे समझाता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ अच्छे इन्फॉर्मर तैयार करने होंगे, स्पेशली कुछ गैंगस्टर और लड़कियाँ। होक्काइडो पुलिस में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस का यही सीक्रेट है कि मेरे पास दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे इन्फॉर्मर होते हैं। मोरोबोशी के दिमाग में मुरई की बात काफी अच्छे से घुस जाती है और वो इस शहर के बहुत सारे लोगों को अपना इन्फॉर्मर बनाने के इरादे से विजिटिंग कार्ड देता है। इन्हीं में से कुछ गुंडे बदमाशों को तो वो जबरदस्ती अपना कार्ड मार पीट के देता है। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में मोरोबोशी के लिए एक कॉल आती है। सामने से एक आदमी कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं वो तुम्हें मिलके ही दूंगा। मोरोबोशी उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। यह आदमी याकुजा गैंग के लिए काम करता है और अपने ही किसी सीनियर की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला है, ताकि उसके जेल जाने के बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड उससे वापस पा सके। वो मोरोबोशी को अपने सीनियर का एड्रेस देते हुए बताता है कि उसके पास इस वक्त ठीक ठाक अमाउंट में ड्रग्स है। मोरोबोशी यहाँ से सीधा उस याकुजा गैंगस्टर के अड्डे पे जाता है। वो मोरोबोशी के काम में इंटरफेयर करता है तो वो उसे हथकड़ी लगा के बालकनी में बांध देता है। काफी ढूंढने के बाद भी मोरोबोशी को यहाँ ड्रग्स नहीं मिलते, तो वो फ्रिज से एक बोतल निकाल के पानी पीने लगता है और वो देख के हैरान रह जाता है कि इसी पानी की बोतल के अंदर ड्रग्स के पैकेट छुपा रखे हैं और साथ ही उसे फ्रिज में एक गन भी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि पहले ही छापामारी में मोरोबोशी की तो लॉटरी लग गई। इस सफलता की सेलिब्रेशन के लिए वो मुरई के साथ फिर से उसी क्लब में जाता है। मुरई उससे कहता है कि ये डिपार्टमेंट तुमने कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया था और इतने कम दिनों में तुमने ड्रग्स के साथ एक इलीगल गन भी पकड़ी है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। अब तुम्हारा अगला काम है खुद के लिए एक गर्लफ्रेंड बनाना, क्योंकि एक अच्छी लड़की का साथ होने से आदमी की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। अगले सीन में हम मोरोबोशी को उस क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की यूकी के साथ एक होटल रूम में देखते हैं।
मोरोबोशी मुरई को ब्लाइंडली फॉलो करता है, इसलिए वो यूकी के साथ इंटीमेट होते समय बार बार उससे कहता है कि तुम इसी तरह मेरा साथ दो ताकि मैं जापान का सबसे बड़ा पुलिस वाला बन सकूं। यहाँ से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक साथ ही रहने लगते हैं। एक दिन मोरोबोशी यूकी से पूछता है कि तुम जो मेरे साथ इतना अच्छे से पेश आती हो, क्या इसका कारण मुरई है? यूकी उससे कहती है कि तुम मुझे पहली मुलाकात में ही पसंद आ गए थे और मैंने ही मुरई से कहा था कि वो तुम्हें उस बार में दोबारा लेके आए। तो यहाँ एक बात तो साफ है कि यूकी के दिल में मोरोबोशी के लिए सच में प्यार है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुरई मोरोबोशी से कहता है कि याकुजा गैंग का एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, क्योंकि तुमने क्रिमिनल्स को पकड़ने के दौरान पुलिस के नियमों को तोड़ा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद मिलके उससे सेटलमेंट कर लो। मुरई की बात मान के मोरोबोशी उस याकुजा गैंगस्टर से मिलने आता है। इस गैंगस्टर का नाम है काटो और ये शुरुआत में मोरोबोशी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन मोरोबोशी भी एक जूडो चैंपियन है, तो वो काफी बहादुरी से उसको फेस करता है और इसी बातचीत के दौरान इन दोनों की ठीक ठाक दोस्ती भी हो जाती है। फिर ये दोनों डिनर करने को एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। काटो उससे कहता है, आज से इस शहर में मैं तुम्हारा सबसे भरोसेमंद इन्फॉर्मर रहूंगा। मैं अपनी गैंग के साथ साथ दूसरी गैंग्स की इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मोरोबोशी कहता है, लेकिन तुम तो मेरे सीनियर मुरई के इन्फॉर्मर हो, तो कहीं उन्हें इस बात का बुरा न लगे। काटो उससे कहता है कि मुरई को भूल जाओ, उसका कोई फ्यूचर नहीं, उसे लड़कियों और शराब की बहुत बुरी लत है, इसलिए किसी भी इन्फॉर्मर को अब उस पर भरोसा नहीं रहा। इसके कुछ दिनों बाद जब एक दिन मोरोबोशी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि कुछ ऑफिसर मुरई को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। पूछने पर उसे पता चलता है कि कल रात मुरई एक जूनियर हाई स्कूल गर्ल के साथ इंटीमेट हुआ था, जो कि जापानीज लॉ के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो फिलहाल उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। मोरोबोशी काटो को कॉल करके पूछता है कि क्या मुरई को फंसाने में उसकी गैंग का कोई हाथ है। काटो उससे कहता है, भले ही तुम्हारे सीनियर मुरई ने तुम्हें काफी कुछ सिखाया हो, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक बेहद कैरेक्टरलेस आदमी है, तो आज नहीं तो कल उसके साथ ऐसा होना ही था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें आज से कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। मोरोबोशी अपने डिपार्टमेंट में अब एक बड़ा नाम बन चुका है और यही कारण है कि वो पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच आपसी सेटलमेंट भी करवाता है। एक दिन काटो किसी आदमी के साथ मोरोबोशी से मिलने के लिए आता है। वो बताता है कि इस आदमी का नाम टारो है और ये ड्रग डीलिंग के आरोप में पिछले कुछ सालों से जेल में था। मैं चाहता हूँ इसे भी हमारे साथ अपने काम में शामिल किया जाए। मोरोबोशी पूछता है कि ये आदमी हमारे किस काम आ सकता है। काटो कहता है कि इसे रशियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है और जापान में सारा ड्रग्स और गन्स रशिया से ही इम्पोर्ट किया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरोबोशी टारो की बताई हुई किसी जगह पे पहुंचता है। यहाँ वो मोरोबोशी को राशिद नाम के एक आदमी से मिलवाता है। राशिद एक पाकिस्तानी है और वो चोरी की गई कार्स बेचता है। टारो बताता है कि इसके रशियन लोगों के साथ अच्छे लिंक्स हैं, जिसकी हेल्प से हमें गन्स आसानी से मिल जाएंगी। तभी राशिद उसे एक गन दिखाता है जो कल ही उसे एक रशियन आदमी देके गया था। मोरोबोशी कहता है कि सिर्फ गन मिलने से काम नहीं चलेगा, गन के साथ हमें एक क्रिमिनल भी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो राशिद अपने एक कजिन को क्रिमिनल बना के मोरोबोशी के साथ भेज देता है। असल में राशिद के कजिन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वापस अपने देश पाकिस्तान जा सके। कुछ महीनों की सजा के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो यहाँ की गवर्नमेंट खुद ही उसे पाकिस्तान भेज देगी और इस गिरफ्तारी से मोरोबोशी का भी अपना पर्सनल फायदा होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरोबोशी अपनी गैंग के लोगों के साथ पार्टी कर रहा है। यहाँ काटो मोरोबोशी से कहता है कि अब वो याकुजा गैंग छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मोरोबोशी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके लिए पैसों का इंतजाम जरूर करेगा। बदले में काटो उससे कहता है कि वो गैंग छोड़ने के बाद भी उसका इन्फॉर्मर रहेगा। आने वाले 7-8 सालों में जापान में ऐसी बहुत सारी किलिंग्स होती हैं जिन्हें इलीगल गन से अंजाम दिया गया और इसी वजह से इस देश की पुलिस ने गन ऑफेंस सेक्शन नाम का एक नया डिपार्टमेंट बनाया। होक्काइडो शहर में इस सेक्शन की 2 टीम बनाई जाती है, जिनमें से एक का लीडर मोरोबोशी है। मोरोबोशी का सीनियर उसे बताता है कि ऊपर के ऑफिसर्स का उस पर काफी दबाव है, तो क्या इस हफ्ते वो एक गन सीज कर सकता है। मोरोबोशी के कहने पे राशिद और टारो रशियन से 3 गन खरीदते हैं और फिर वो तीनों गन ला के मोरोबोशी डिपार्टमेंट में जमा करा देता है, जिसे देख के उसका सीनियर काफी खुश होता है और साथ ही डिपार्टमेंट के फंड से उसे कुछ पैसे भी देता है। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? बात दरअसल ये है कि असली क्रिमिनल्स और गन्स होक्काइडो पुलिस तो पकड़ पा नहीं रही है, जिस वजह से इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। इसीलिए ये लोग मोरोबोशी की हेल्प से बीच बीच में गन सीज करते रहते हैं, ताकि गवर्नमेंट और पब्लिक को लगे कि यहाँ की पुलिस अच्छा काम कर रही है। इस पुलिस स्टेशन की एक पुलिस वाली मोरोबोशी को उसके रुतबे की वजह से काफी पसंद करती है और फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन में ही चालू हो जाते हैं। लेकिन हालातों को समझते हुए बचा हुआ कार्यक्रम ये लोग उसके घर पे जाके करते हैं। अगली सुबह टीवी में न्यूज आती है कि पुलिस चीफ की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी, जिस वजह से पुलिस पे अब और भी ज्यादा दबाव है।
मोरोबोशी का सीनियर उससे पूछता है कि क्या वो एक साथ 10 गन्स का इंतजाम कर सकता है। मोरोबोशी कहता है इसके लिए हमें अपने किसी आदमी को रशिया भेजना होगा, और इस बात पे ये सब राजी भी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरोबोशी अपने घर जाके यूकी से मिलता है। यूकी को ये बात अच्छे से पता है कि मोरोबोशी बहुत ही गलत ढंग से अपनी जॉब कर रहा है, और साथ ही उसे ये भी मालूम है कि मोरोबोशी की लाइफ में एक दूसरी लड़की भी आ चुकी है। इस वजह से इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है। मोरोबोशी कुछ दिनों तक काफी ट्राई करता है, लेकिन इस बार गन्स उसे नहीं मिलती, जिसका कारण ये है कि रशियन गैंगस्टर्स ने गन के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिए, और मोरोबोशी को अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ खास पैसा नहीं मिल पाया। वो राशिद के घर पे अपने तीनों साथियों से मिलने आता है। ये चारों इस बात से बहुत परेशान है कि फिलहाल इनके पास गन्स खरीदने के पैसे नहीं है। इसी समय काटो मोरोबोशी से कहता है कि हम लोगों को ड्रग्स बेचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से काफी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, और बाद में उन्हीं पैसों से हम गन्स खरीदेंगे। शुरू में मोरोबोशी ड्रग्स बेचने वाली बात पे राजी नहीं होता, लेकिन इन सब के जोर देने पे वो मान जाता है। इसके बाद ये लोग ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर ये उससे काफी सारे पैसे कमाते हैं। फिर उन पैसों से गन्स खरीद के मोरोबोशी अपने डिपार्टमेंट में जमा करा देता है, जिस वजह से मोरोबोशी का प्रमोशन होता है और उसे बोनस भी दिया जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड योगी को खुश करने के लिए एक नए आलीशान घर में शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टारो की शादी हो रही है, जहाँ मोरोबोशी भी अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ वहाँ पहुँचा है। टारो के काफी ज्यादा फोर्स करने पर मोरोबोशी एक स्पीच भी देता है, जिसमें वो कहता है कि उसने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था सोसाइटी की सेफ्टी के लिए, और टारो की हेल्प से वो काफी हद तक ये सब कुछ करने में सफल रहा है। ये सब कुछ सुन के टारो काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ से 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एक दिन मोरोबोशी यूकी के क्लब में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि यूकी काफी पहले ही इस क्लब से रिजाइन कर चुकी है। वो घर जाके यूकी से मिलता है तो वो पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। उसके हाथ में नीडल्स के निशान देख के वो समझ जाता है कि ये काफी पहले से ड्रग्स ले रही है। वो इस बात पे बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसे पीटते हुए उसके साथ इंटीमेट भी होता है। वो जानता है कि अब ये ड्रग्स कभी नहीं छोड़ पाएगी, इसलिए टारो के साथ उसे इस शहर से कहीं दूर भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरोबोशी काटो से मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहा है, और फिर वो यही प्लान अपने डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को भी समझाता है। ये प्लान कुछ इस तरह का है कि याकुजा गैंगस्टर हांगकांग से 20 किलोग्राम ड्रग्स मंगाने वाले हैं, तो इसके लिए हम कस्टम डिपार्टमेंट को भी अपने साथ मिला लेंगे, और इस ड्रग डिलीवरी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इससे याकुजा गैंगस्टर को मोरोबोशी पे भरोसा हो जाएगा, जिससे होगा ये कि वो नेक्स्ट टाइम हांगकांग से 200 गन्स स्मगल करवाएंगे। लेकिन इस बार हम छापेमारी करके वो सारी गन्स ले लेंगे, और साथ ही वो ड्रग्स भी जब्त कर लेंगे। पुलिस वालों को मोरोबोशी का प्लान पसंद आता है, और वो इस पे काम करने को राजी हो जाते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद मोरोबोशी कस्टम डिपार्टमेंट की हेल्प से ड्रग्स की स्मगलिंग भी करवा देता है। उस ड्रग्स को लेके मोरोबोशी अपने आदमियों के साथ अपने अड्डे पे पहुंचता है। फिर ये सब लोग उस ड्रग्स को निकाल के काटो की कार में लोड कर देते हैं। काटो ही वो आदमी है जो इस ड्रग्स की डिलीवरी याकुजा गैंगस्टर को करेगा। वहाँ से जाने से पहले काटो ड्रग्स का एक पैकेट निकाल के मोरोबोशी को देता है। मोरोबोशी कहता है कि तुम जानते हो कि मैं ड्रग्स नहीं लेता। काटो कहता है फिर भी मेमोरी के तौर पे रख लो, शायद तुम्हें कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। इसके बाद काटो डिलीवरी के लिए वहाँ से निकल जाता है। मोरोबोशी वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ सब उससे नाराज हैं, जिसकी वजह यह है कि कस्टम डिपार्टमेंट ने पुलिस को बताया है कि सिर्फ 20 किलो नहीं बल्कि 130 किलोग्राम ड्रग्स की स्मगलिंग हुई है। असल में ये बात मोरोबोशी को पहले ही पता थी, लेकिन एक ही बार में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए उसने ये सब कुछ करवाया। उसका सीनियर मोरोबोशी से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें कितने सारे गलत काम करने पड़ते हैं। इस बात पे मोरोबोशी भड़क जाता है और कहता है कि मैंने कोई भी गलत काम अकेले नहीं किया, बल्कि हम सबने मिलकर किया है। इसी समय मोरोबोशी के पास टारो का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि काटो ने याकुजा गैंगस्टर को ड्रग डिलीवर नहीं किया, बल्कि वो सारा ड्रग्स लेके यहाँ से भाग गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि याकुजा गैंगस्टर्स अपने हुए नुकसान के लिए मोरोबोशी को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। वो उसके सामने टारो को गोली मारने वाले ही थे कि मोरोबोशी उनसे वादा करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस साल जितना भी ड्रग्स पकड़ा है मैं सबका सब तुम्हें लाके दे दूंगा। यहाँ से वो नार्कोटिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन मोरोबोशी के काफी गिड़गिड़ाने पर भी वो इसकी मदद को तैयार नहीं होते। फिर वो टारो के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। इसी बीच उसे वो ड्रग्स का पैकेट मिलता है जो लास्ट टाइम उसे काटो ने दिया था। मोरोबोशी इन हालातों से बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए आज वो ड्रग्स लेने का फैसला करता है। टारो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी बात को अनसुना करके आखिरकार ड्रग्स ले ही लेता है। अपने बॉस की ऐसी हालत देख के टारो को बहुत दुख होता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन मोरोबोशी टारो के साथ राशिद के घर जाता है। राशिद उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा धंधा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुमने ड्रग्स के काम से बहुत पैसे बनाए, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा कभी नहीं मिला। मोरोबोशी उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा और हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन राशिद गुस्से में एक चाकू उठा के उस पर हमला कर देता है।
बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के मोरोबोशी वहाँ से भागता है। मोरोबोशी को अपने सीनियर से पता चलता है कि उसका ट्रांसफर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किया जा रहा है, जहाँ उसे मछली पकड़ने वाले मछुआरों की सेफ्टी के लिए काम करना है। मोरोबोशी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका ट्रांसफर रुकवा दे, लेकिन उसका बॉस उसकी मदद को तैयार नहीं होता। वहाँ से निकलते समय मोरोबोशी को वो पुलिस वाली भी दिखती है जो कभी उसकी दीवानी हुआ करती थी, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन से मोरोबोशी को जताती है कि उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से 6 साल बाद का समय देखते हैं। मोरोबोशी फिलहाल अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो फिर से अपना ट्रांसफर होकाइडो पुलिस स्टेशन में करवाना चाहता है। एक दिन उसका पुराना कलीग उससे मिलने के लिए आता है। वो मोरोबोशी से कहता है कि तुम्हारा पुराना साथी टारो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो 130 किलो ड्रग्स स्मगलिंग वाली बात पुलिस को बता देगा। और अब समय और होकाइडो पुलिस दोनों बदल चुके हैं, तो जेल जाना तो निश्चित है। इसके कुछ दिन बाद मोरोबोशी टारो से मिलने होकाइडो सिटी जाता है। टारो मोरोबोशी से बहुत नाराज है और वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। मोरोबोशी उससे कहता है कि मैं अपना ट्रांसफर यहाँ करवा लूंगा और हम एक नई शुरुआत करेंगे। टारो उसे बताता है कि राशिद पाकिस्तान वापस जा चुका है और काटो का तो आज तक कोई पता ही नहीं चला, तो बेहतर यही होगा कि तुम वापस चले जाओ और मुझसे कभी मत मिलना। अगले सीन में हमें पता चलता है कि टारो की वाइफ अब उसके साथ नहीं रहती और वो अपने बच्चे को भी टारो से मिलने नहीं देती। बुरी तरह से डिप्रेस होकर मोरोबोशी एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। फिर वो दोनों साथ में ड्रग्स करके इंटीमेट होते हैं। ये ड्रग्स मोरोबोशी को टारो ने दिया था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टारो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। अगले दिन जब मोरोबोशी अपने ऑफिस में था, होकाइडो पुलिस टीम वहाँ आती है। ये लोग मोरोबोशी को ड्रग्स के इलीगल पोजीशन और यूज के लिए गिरफ्तार करने आए हैं। मोरोबोशी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ के अपने साथ ले आते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम मोरोबोशी को एक जेल में बंद देखते हैं, जहाँ एक सरकारी वकील उससे मिलने आता है। वो मोरोबोशी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये केस लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस क्राइम में पूरा होकाइडो पुलिस डिपार्टमेंट शामिल था, लेकिन आज वो लोग बचने के लिए सारा ब्लेम तुम पे ही डाल रहे हैं। मोरोबोशी इस केस को लड़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो फ्यूचर में फिर से होकाइडो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा। वो वकील से कहता है कि इस केस में मेरा एक पुराना साथी जिसका नाम टारो है, वो भी किसी जेल में बंद है, तो अगर हो सके तो आप उसकी मदद जरूर करना। वकील उसे बताता है कि अभी कुछ दिन पहले टारो ने जेल में सुसाइड कर लिया। मोरोबोशी को उसके क्राइम के लिए 9 साल की सजा होती है। वहाँ जेल में रहते हुए उसने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी। ये फिल्म ट्विस्टेड जस्टिस मोरोबोशी की उसी किताब पे आधारित है।